कहानी का शीर्षक था मुखौटा। आज प्रदीप का फोन आया था। यह मेरे लिए अकल्पनीय था। प्रदीप और मैं भले ही चचेरे भाई बहन हो, प्रदीप की ऊंची हैसियत के चलते उनके परिवार वालों ने हमारे परिवार को कभी तवज्जो नहीं दी। एक तरह से हम उनके लिए अछूत थे। कहते हैं ना कि वक्त सब सिखा देता है। कुछ ऐसा ही प्रदीप के साथ हुआ, जिसे न जाने क्या सोचकर उसने मुझसे साझा करना चाहा। न तब जब हम विपन्न थे, न आज जबकि हमारा परिवार आर्थिक दृष्टि से संभल गया है। मैंने कभी किसी से दुराव नहीं किया। लाख हुए हमसे करते रहे, मगर हमने अपने रिश्तों की कशिश बनाए रखी। हो सकता है तब प्रदीप और उनकी बहनों में परिपक्वता का अभाव हो, मगर उर्मिला चाची को क्या कहा जाए। वे तो अपने बच्चों को सामाजिकता सिखा सकती थी, उन्हें सही रास्ता दिखा सकती थी, मगर नहीं, वे खुद ऐंठ में रहती। उनके बच्चे भी ले देकर चाचा जी को घर खानदान का एहसास था, सो कभी कभार समय निकाल कर वे हमारे घर आ जाते थे। प्रोफेसरी की ठसक तो थी ही। रविवार का दिन था। घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही मैं लेटने जा रही थी कि प्रदीप का फोन आया। कैसी हो? आवाज़ पहचानने में लम्हा लगा, पर अगले ही पल समझ गई कि कौन है। प्रदीप, मेरे मुंह से निकला। बहुत दिनों बाद फोन आया। तुम तो फोन कभी करोगी नहीं। प्रदीप का स्वर शिकायताना था। समय नहीं मिलता, मैंने कहा। मिलेगा भी क्यों, इतने बड़े स्कूल की टीचर जो हो। प्रदीप के स्वर में व्यंग का पुट था। समझने के बाद भी मैंने हंसकर कहा, एक हद तक तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे घर गृहस्थी में इतनी व्यस्तता है कि अपनों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बड़ी उलझन होती है। जी करता है सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। कम से कम घर गृहस्थी की किचकिच से मुक्ति तो मिलेगी। यहीं चली आओ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्रदीप ने मनुहार की। मुझे अच्छा लगा। आज तो तुम्हारे यहाँ बहुत भीड़ लगी होगी। भीड़ किस बात की, मोना आई हुई है, बाकी ने राखी डाक से भिजवा दी थी। चाची का क्या हाल है? अब क्या बताऊं, उसका स्वर भरा हुआ था। यहाँ आया हूँ, पर उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़े हुए हैं। यहाँ का क्या मतलब? रायपुर। क्या चाची तुम्हारे साथ नहीं रहती? अब तुमसे क्या छिपाना। पापा के गुजर जाने के बाद उन्हें अपने साथ सताना ले जाना चाहता था, मगर गई नहीं। कहती हैं कि वहाँ बंद कर रहना पड़ेगा। कल को कुछ ऊंच नीची हो गई तो हो गई है। उसने गई शब्द पर जोर दिया। आगे कहा, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों के बढ़ने का मतलब जान सकती हो मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे सुनकर चिंता हुई। उम्र के 70वें साल में वे अकेली एक नौकर के साथ अपने दिवंगत पति यानी मेरे चाचा के बनाए मकान में रह रही हैं। यही नौकर उनकी देखभाल करता था। लम्हों के लिए मेरा मन अतीत के पन्नों में उलझ गया। चाचा एक सरकारी स्कूल में प्रोफेसर थे। रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। सबकी बेहतर परवरिश हुई। वहीं मेरा पापा का अपना व्यापार था। व्यापार में आए घाटे के चलते एक समय ऐसा भी आया जब हमारा परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। इसके बावजूद न तो हमारे संस्कारों में कोई कमी आई, न ही हमारी पढ़ाई लिखाई में। हम भले ही शहर के नामी गिरामी स्कूल में नहीं गए, पर जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े। मेरी माँ की खासियत यह थी कि कोई बात दिल में नहीं छिपाती थी। वही चाची में छिपाने की प्रवृत्ति थी। समझ में आया तो चाचा से बताया, नहीं तो छिपा गई। बच्चों के साथ भी वही करती। व्यवहार में पारदर्शिता जैसी कोई बात ही नहीं थी उनमें। यही संकीर्णता उनकी तीनों बेटियों में भी आ गई। अपवादवश प्रदीप इससे अछूता रहा। मैं अतीत से उभरी। तुम्हारे साथ न रहने का कारण? सलोनी, वे कहती हैं कि वे मेरी बीवी के साथ नहीं रह सकती। उसे अपनी कमाई पर बहुत घमंड है। क्या सचमुच में ऐसा है? मैंने प्रश्न किया। अजीब सी बात करती हो, प्रदीप तल्ख स्वर में बोला। उसके पास समय ही नहीं बचता। तुम भी तो टीचर हो, क्या नहीं जानती कि एक प्रिंसिपल के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है? पापा के घर में नौकर देखभाल करता है तो ठीक है,
वही यहाँ नौकरानी खाना नाश्ता तैयार कर देती है तो वे इसे अपनी तौहीन समझती हैं। चाची क्या चाहती हैं? वे चाहती हैं कि सलोनी उन्हें वक्त दे, हमेशा उनकी जी हुजूरी करे। उसके स्वर में हताशा थी। उन्हें मुझे टॉर्चर करने में आनंद आ रहा है। माँ अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? उन्हें लगता है कि मैं अब अपनी बीबी का होकर रह गया हूँ। वहीं उनकी तीनों बेटियाँ, खास तौर से मोना तो साल के 6 महीने माँ के पास ही रहती है, वही उनको ज़्यादा बरगलाती हैं। 28 वर्ष की थी मोना जब आज ही जाकर चाचा ने उसकी शादी एक किराना व्यापारी से कर दी। चाचा को यह शादी कतई पसंद नहीं थी, मगर क्या करती, जहाँ भी जाती मोना का सांवला रंग समस्या बनकर सामने आ जाता। मोना ने सुना तो रुआंसी हो गई। यहीं से उसके मन में कुंठा ने जन्म लिया। उसे चाचा और प्रदीप दोनों से खुन्नस थी। उसे अपने पति से घिन्ना आती, न ढंग से पहनना आता, न ही बोलना। दिन भर दुकान पर बैठा ग्राहक निपटाते रहता। मोना को अवसर मिलता सो दिन भर फोन से चाची को प्रदीप के खिलाफ भड़काती रहती। तुम माँ को समझाओ, समझा समझा कर तंग आ चुका हूँ। शादी के बाद बेटियाँ मायके में दखल न दे तभी उनकी इज्जत बनी रहती है। ये तुम कह रही हो ना, मोना और मेरी माँ समझ में आए तब ना। मोना को समझना चाहिए, वह कब तक माँ का साथ दे पाएगी। आखिरकार माँ को बेटी बहू के साथ ही जीवन गुजारना है। बेटियों के पास इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि वे अपने पति बच्चों को छोड़कर माँ की सेवा करने आए। मेरी माँ को अपनी मंझली बेटी नीता से खास लगाव था। लगाव का कारण था उसका संपन्न होना। वह जब भी ससुराल से आती उनकी ज़रूरतों का सामान लेकर आती। वापस लौटते समय भी उनके हाथ में रुपया रख देती। वहीं बनारस में रहकर मैं उनको समय नहीं दे पाती। एक तो मेरी आमदनी कम थी, उस पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी। उन्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती, कहती क्या फ़ायदा तुम्हारे बनारस में रहने का, काम तो आखिर नीता ही आती है। मुझे बुरा लगता है। यही शिकायत उन्हें अपने इकलौते बेटे सोनू से भी थी, जो कम ही उनसे संपर्क रख पाता। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका हालचाल नहीं लेता, बीमारी हो या कोई अन्य ज़रूरत, रुपए पैसे उनके खाते में समय समय पर डालता रहता। पापा की मृत्यु के बाद सोनू मम्मी से मजाकिया स्वर में बोला, आपका मन नीता के यहाँ लगता है तो चाहे तो वहीं रह सकती हो। नीता माँ के पास बैठी सुन रही थी। वह मुस्कुरा दी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वह अच्छी तरह समझ रही थी कि बेटी दामाद का साथ 2-4 दिन का ही अच्छा होता है। एक दिन की नीता और हर दिन की नीता में फ़र्क होता है। तब वे कहाँ जाएंगी? नीता भी इसे अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए कोई जोर नहीं दिया, ना ही माँ को अपने बेटे बहू के खिलाफ भड़काया। अपनी बात कहकर प्रदीप ने फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगी, क्यों नहीं मोना के मन में भी ऐसी समझ आती कि वह बिना वजह उर्मिला चाची की शेष जिंदगी में जहर न घोले। उसके साथ जो हुआ वह उसका समय था। वह अब उर्मिला चाची को क्यों मोहरा बना रही है? उर्मिला चाची से लगी रहने के पीछे मोना का अपना स्वार्थ था। इसी बहाने वह उनसे जब तक रुपये ऐंठती रहती। प्रदीप ने ही बताया था कि कैसे मम्मी ने उसे कुछ गहने भी दे रखे थे। एक दिन अचानक उर्मिला चाची के सीने में दर्द उठा। मोना ने इसकी खबर प्रदीप को दी। वह भागते हुए आया, शहर के किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि उनके हृदय के तीनों वाल्व जाम हैं। लाद फांद कर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहाँ उनकी बाईपास सर्जरी हुई, तब कहीं जाकर उनकी जान बची। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करने के साथ चेतावनी दी कि उनकी नियमित देखभाल की जाए और बीच बीच में दिखाने के लिए दिल्ली लाया जाए। अब सवाल उठा कि यह जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रदीप को मौका मिला। उसने इसी बहाने मोना को परखा। उर्मिला चाची के सामने ही मोना से पूछा, मोना, तुम्हें माँ के साथ कम से कम 1 साल तक नियमित रहना होगा। उनकी समय समय पर देखभाल करनी होगी। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? मोना ने ऐंठ कर जवाब दिया, आप क्या करेंगे? मुझे जो करना था वह कर दिया। मम्मी को तुम बहनों से ज़्यादा लगाव है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या उनकी जिम्मेदारी लोगी? मोना जवाब से कन्नी काटने लगी। उर्मिला चाची समझ गई उनकी बेटियों का असली चेहरा क्या है। उन्होंने ही हस्तक्षेप किया, चाहे जैसा भी हो,
बुरे समय में मेरे बेटे ही बहू काम आए, इसलिए अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। मोना का मुंह बन गया। उसके बाद वह जो अपनी ससुराल आई तो एक बार भी फोन करके उर्मिला चाची का हाल नहीं पूछा।